हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वजूद को बनाए रखने के लिए हिंदी अनिवार्य तत्व थी। खुद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 ने स्वीकार किया है कि भारत में ब्रिटिश संप्रभुता की रक्षा के लिए तलवार सबसे महत्वपूर्ण थी। कानपुर का सत्ती चौरा नरसंहार इस दमन का जवाब था, स्वामियों के जुल्म के खिलाफ प्रेम की अभिव्यक्ति। वह किसी भी कीमत पर गोरों को खत्म करना चाहती थी। कानपुर का सत्ती चौरा घाट कान कृषक विद्रोह की तर्ज पर खुली सामूहिक कार्रवाई का हिस्सा था। इसमें राजकुमार ही नहीं, विद्रोही सिपाही व आम आदमी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल थे। 4 जून के विद्रोह के बाद कानपुर शहर और उसके आसपास के गांवों के लोग, खासकर निचले तबके के, सिपाहियों के समर्थन में उतर आए थे। यह हकीकत है कि नाना साहब के विद्रोह में शामिल होने के पीछे इन विद्रोहियों का दबाव मूल कारण था। उन्होंने पूरी शक्ति नाना व उनके आदमियों के हाथ में नहीं सौंपी थी। युद्ध परिषद में सिपाहियों की प्रभावशाली उपस्थिति थी। संत चौरा कांड कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी योजना, इसको अंजाम देने की तिथि 27 जून 1857 से पहले ही बन गई थी। कानपुर नरसंहार का अध्ययन करने वाले सदराश मुखर्जी के मुताबिक युद्ध परिषद की पूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अंग्रेजों को हराने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि उन्हें खाई से बाहर निकाला जाए और फिर मार दिया जाए। इसके लिए उन्हें नदी के जरिए सुरक्षित निकासी का प्रस्ताव दिया जाए। इस बैठक में न केवल नाना साहब, अजीमुल्ला खान व जनरल टीका सिंह उपस्थित थे, बल्कि इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली भी थे। संभवतः काजी वसीदीन का भी इसे समर्थन प्राप्त था। उनकी दृष्टि में विद्रोहियों की यह कार्रवाई गलत नहीं थी। इस प्रकार इस नरसंहार ने एक प्रकार से किसी अपराधी को दंडित करने का रूप ले लिया था। उस समय कुछ विद्रोहियों ने अंग्रेजों के एक समूह से कहा था कि अब अपने सभी बुरे कामों के लिए पश्चाताप करो और ईश्वर से माफी मांगो। सत्ती चौरा कांड में नाना की भूमिका को लेकर विवाद है। इतिहासकारों का एक समूह, जिनमें कुछ ब्रिटिश इतिहासकार भी हैं, नाना को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते। जॉन लैंग इन्हीं में से एक है। जानकारी होने पर नाना ने ही संहार रुकवाया और बचे लोगों को सुरक्षित शरण दी। बताया जाता है कि नाना तो छावनी पर विद्रोही सिपाहियों की गोलीबारी के दौरान भी महिलाओं व बच्चों के मारे जाने से चिंतित थे और आत्मसमर्पण के लिए विवश अंग्रेजों, जनरल नील इलाहाबाद में फंसा हुआ था, जबकि लखनऊ से कोई मदद नहीं मिली थी। रसद भी समाप्त प्राय थी, के साथ मिलकर उनको सुरक्षित निकालना चाहते थे। इसी सिलसिले में कैप्टन मूर से अजीमुल्ला खान व ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद मिले थे, जिसमें यह तय हुआ कि 27 जून को नावों के बेड़े से इन लोगों को इलाहाबाद पहुंचा दिया जाए। कर्नल मार्ट के मुताबिक नाना के सिपहसालारों ने यह कांड कराया होगा। विद्रोह का नायक होने के नाते बाद में उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थोप दी गई। लेकिन जॉन लैंग और कर्नल मार्ट दोनों ने यह भी कहा कि जिसने भी यह साजिश रची होगी, निश्चित रूप से वह शैतानी दिमाग का रहा होगा, आकस्मिक नहीं, सुनियोजित। बहरहाल नरसंहार की एक सुनिश्चित योजना के तहत अंजाम दिया गया था। हालांकि इसके विवरण में एकरूपता व प्रामाणिकता का अभाव है। सेना को इस तरह तैनात किया गया था कि कोई बचकर न भाग सके। नए शोधों के अनुसार विद्रोही रात में ही अपनी पोजीशन ले चुके थे। शहर के आसपास के जमींदारों व ग्रामीणों के घाट पर उपस्थित रहने के लिए आदेश दिया गया था। वे उपस्थित हुए और एक हथियारों के साथ। सिग्नल मिलने पर नाविकों ने तिरपाल में आग लगा दी और बिगुल बजते ही फायरिंग शुरू हो गई। घोड़े पर सवार विद्रोही तात्या टोपे का आदेश मिलने पर पानी में उतर गए ताकि बचे लोगों का कत्ल किया जा सके। पूरे आरक्षण का निरीक्षण तात्या टोपे, नक्की, ज्वाला प्रसाद और टीका सिंह द्वारा किया गया, जो विशेष तौर पर बनाए गए एक प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। करीब 450 लोगों में से लगभग 130 मारे गए, 20 बच निकले और बाकी पकड़े गए। ऐसा लगता है कि बचे लोगों में से अंततः 4 मोरे थॉमसन, डेलाफास, सल्लिवन व मफी ही सुरक्षित रहे। यह संपूर्ण समाज की घृणा की अभिव्यक्ति थी, एक विदेशी ताकत का नकार था और विद्रोहियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन या
करीब 10-12 हजार लोगों ने सारा नजारा देखा था। इस नरसंहार को एक महान विजय के रूप मनाया गया। बंदूकें दागी गईं, शहर को सजाया गया। आसपास के गांवों में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। नाना साहब गद्दी पर आसीन हुए और उनके माथे पर तिलक लगाया गया। एक घोषणा की गई जिसमें विजय और नई सत्ता की स्थापना की बात कही। इस तरह नरसंहार और उसके प्रदर्शन संप्रभुता की बहाली में मदद की। नील का अत्याचार। ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश सत्ता की पुनर्स्थापना, विद्रोहियों को दंडित करने और लखनऊ व कानपुर स्थित ब्रिटिश छावनी को राहत प्रदान करने के लिए नील और हेवलॉक का उत्तर भारत में भेजा। नील 11 जून को इलाहाबाद पहुंच चुका था। कानपुर आने से पहले उसने इलाहाबाद में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। इस क्रम में उसने इलाहाबाद शहर और उसके पास के गांवों के लोगों को बेरहमी से मारा और जलाया। निर्दोष महिलाओं, बच्चों और बड़ों, किसी को नहीं छोड़ा। अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखने वाला ब्रिटिश इतिहासकार JWK भी इसे विद्रोह का सबसे धुंधला कृत्य मानता है। दरअसल अंग्रेज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी प्रजा उनके खिलाफ हथियार उठाए और उनकी जान माल को क्षति पहुंचाने की जीत कर पुनः JWK के शब्दों में जिन्हें डरने की शिक्षा दी जाती थी, वे अब डरने को तैयार नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की जाने वाली ये निर्मम हत्याएं कानपुर नरसंहार के पहले हो रही थी। इससे संबंधित खबरें विद्रोहियों के गढ़ में भी पहुंच रही थी। वे शक्ति प्रदर्शन द्वारा इस हिंसा का प्रतिकार करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह हिंसा अंग्रेजों से उधार ली गई थी। इस हिंसा की भयंकरता के पीछे गहन धार्मिक भावना का भी हाथ था। विद्रोही अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। मृत्युदंड दिए जाने से ठीक पहले कुछ बंदी सिपाहियों ने बताया था कि अंग्रेजों का कत्ल उनके धर्म की जरूरत थी। एक के लिए वह ईश्वरीय कृत्य था तो दूसरे के लिए शैतानी कार्रवाई। बिबिघर कांड, पराजय का डर। सत्ती चौरा घाट की घटना से ही कानपुर में हिंसा थम नहीं गई थी। 17 जुलाई को बीबीघर के नाम से मशहूर दूसरा कांड हुआ। सत्ती चौरा में पकड़े गए पुरुषों को तत्काल गोली मार दी गई थी और महिलाओं व बच्चों को कैदी के रूप में एक कमरे में रखा गया था। उसी को बीबीघर कहा जाता है। इस बीच विद्रोही सिपाही इलाहाबाद से आगे बढ़ती ब्रिटिश सेना को रोकने की तैयारी में थे। 15 जुलाई को उन गांव और पांडव नदी के किनारे हुई लड़ाई में विद्रोही सिपाही हार गए। अब उन्हें कानपुर पर अंग्रेजी कब्जे के आसार दिखने लगे। 17 जुलाई को ब्रिटिश फौज कानपुर में दाखिल हो गई। बदले की आग में जल रही इस फौज का पहला लक्ष्य बीबीघर में कैद स्त्रियों व बच्चों को छुड़ाना था। कोई उम्मीद न देख बीबीघर में रखे महिलाओं बच्चों को मारने का फैसला किया गया। रुद्रांशु मुखर्जी के अनुसार नाना ने इस आशय का आदेश भी दिया। हालांकि जॉन लैंग जैसे इतिहासकार इस कांड के लिए नाना साहब को अंतिम तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराते। जो भी हो, सिपाहियों ने फैसले का अनुपालन करने से इनकार कर दिया। तब इस काम को अंजाम देने के लिए 4-5 कसाईयों को भेजा गया। सबके शव वहीं पास के एक कुएं में डाल दिए गए। बीबीघर के नजारे को देख नील इतना आग बबूला हुआ कि उसने फौरी ट्रायल कर विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया। बाद में इस कुएं पर एक स्मारक बनाया गया। पूरे ब्यौरे से स्पष्ट है कि पहले से बनी एकता अंग्रेजी सेना के आगे बढ़ने और विद्रोहियों की पराजय के साथ टूटने लगी थी। विद्रोहियों ने अपने नेता का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। विद्रोही नेताओं को अपने व्यक्तिगत नौकरों और स्वयंसेवकों का सहारा लेना पड़ा था। पहले वाले नरसंहार की तरह इसे खुले तौर पर नहीं, बल्कि बंद कमरे में किया गया था। हालांकि उस कमरे के बाहर कई लोग जमा थे, लेकिन उन लोगों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनकी चुप्पी इस नरसंहार को अस्वीकार करने का सूचक थी। स्पष्ट है, संपूर्ण समाज की सहमति और भागीदारी नहीं थी। ध्यान देने की बात है कि पहले नरसंहार के समय वे अपनी भावना खुलकर व्यक्त कर रहे थे। बीबीघर कांड उस नेतृत्व का काम था जो अपनी सत्ता, उसके जनाधार और फलतः अपनी विजय को लेकर आश्वस्त नहीं था। यह भय के कारण किया गया था। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें।